हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 19 जून और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको समझाई गई है। वीडियो देखने के बाद आप इसकी क्विज भी सॉल्व कर सकते हो। क्विज मिलेगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल MZT ऐप पर। अगर आपने अभी तक ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो उसे इंस्टॉल कर लो, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे मैंने आपसे दो क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे मैं आपसे रोज पूछा करता हूं, जिसमें पहला था सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं। तो भारत के पास टोटल 150 परमाणु हथियार हैं। रूस के पास सबसे ज़्यादा है। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक में शीर्ष पर है अमेरिका, भारत है 40वें स्थान पर। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उन टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। तो अभी हाल ही में दोस्तों भारत चुना गया है 8वीं बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य, ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर। अब दोस्तों हम लोग सारी चीज जानेंगे, इसके बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे। ध्यान से आप लोग सुनते जाइएगा। देखिए हुआ क्या कि वोटिंग की गई, 184 वोट पड़े भारत के पक्ष में, ठीक है। इंडिया अब 2021-22 तक के लिए हो गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी मेंबर। एक बार फिर से चुना गया है, ठीक है। इससे चुना गया है एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। एशिया पैसिफिक रीजन के लिए चुना गया है, इसे याद रखिएगा। इसे निर्विरोध चुना गया है भारत को, ओके। अब ऐसा नहीं है कि केवल भारत को ही चुना गया है, भारत के साथ साथ कुछ और भी कंट्रीज हैं जिनको चुना गया है। एक्चुअली में होता यह है कि प्रत्येक वर्ष हर साल दोस्तों 10 अस्थायी सदस्यों में से 5 का चयन किया जाता है। इसके लिए वोटिंग की जाती है, ठीक है। 5 सदस्यों को चुना जाता है अस्थायी मेंबर के रूप में। अब इनमें से 5 में कौन कौन से थे? भारत था, आयरलैंड था, मैक्सिको था, नॉर्वे था और कनाडा था। तो दोस्तों आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे और भारत, इसको तो एंट्री मिल गई, लेकिन कनाडा जो है ये अभी भी बाहर ही रहेगा फिलहाल के लिए, ठीक है। तो 5 में से 4 के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है क्या? तो दोस्तों मैंने आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो में बताया भी था, समझाया भी था कि जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, फिर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिससे पूरी दुनिया पर एक रूल रेगुलेशन पारित किया जा सके। सभी देश जो हैं अपने अपने हितों का बचाव करने के लिए, अपने हितों के लिए वहाँ पर दरख्वास्त कर सके। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जब हुई तो उसी के अंतर्गत अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग संगठन बनाया गया। हर एक संगठन बना हर एक क्षेत्र का, जैसे आप लोग कोई भी संगठन ले लो, WHO से लेकर WTO, ठीक है। ऐसे ही सिक्योरिटी के लिए एक काउंसिल बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है। इसमें दोस्तों 5 परमानेंट मेंबर चुने गए, 5 अस्थायी सदस्य चुने गए और 10 अस्थायी सदस्य हर वर्ष। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि हर वर्ष 5 अस्थायी सदस्यों का चयन होता है, ठीक है। तो 10 हुए नॉन परमानेंट मेंबर, 5 हुए परमानेंट मेंबर। टोटल मेंबर्स की संख्या हो गई कितना? 15। अब ये 5 जो परमानेंट मेंबर हैं इनके बारे में पूछा जाता है। तो ये है चीन, फ्रांस, रूस और UK US, ठीक है, यानी यूनाइटेड किंगडम और US आप लोग जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स। तो चीन, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ये इसके परमानेंट मेंबर हैं। और नॉन परमानेंट मेंबर में हर वर्ष 10 में से 5 की नियुक्ति होती है। इसको याद रखना है, इसको मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो भारत फिलहाल 8वीं बार चुना गया है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने भारत के साथ विवादित नक्शे के बिल को मंजूरी दे दी है? ये भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हाल ही में दोस्तों नेपाल ने अपना एक नया नक्शा जारी किया और उस नए नक्शे के लिए इसने बिल पास किया। बिल पहले इसने यानी विधेयक जो होता है इसने पारित किया अपने संसद में, फिर वहां से जब वो पास हो गया फिर गया राष्ट्रपति के पास, नेपाल के राष्ट्रपति के पास, फिर नेपाल के राष्ट्रपति ने भी उस बिल को मंजूरी दे दी है। तो फिलहाल अब नेपाल के अकॉर्डिंग दोस्तों विवादित नक्शा जो है, यानी कि इसमें कुछ क्षेत्र जो हैं वो भारत के हैं, उसको नेपाल अब अपने नक्शे में जोड़ दिया है, यानी वो नेपाल में अब जोड़ दिया गया है नेपाल की सरकार के अकॉर्डिंग, ठीक है, वहाँ की संसद के अकॉर्डिंग अब ये हो गया है। अब ये विवादित नक्शा क्या है? तो दोस्तों भारत के 3 क्षेत्र जो हैं उसको नेपाल अपने में ले गया है,
ये 3 क्षेत्र 395 किलोमीटर स्क्वायर के हैं, ठीक है। 395 किलोमीटर स्क्वायर के ये 3 भारतीय क्षेत्र हैं जिनको नेपाल अपने नक्शे में बता रहा है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो इसमें है दोस्तों लिपुलेख, काला पानी और लंपियाधुरा, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिपुलेख, काला पानी और लिंपियाधुरा, ये 3 क्षेत्र जो हैं लगभग 395 किलोमीटर स्क्वायर के, इसको नेपाल अपने नक्शे में कर लिया है। एक्चुअल में विवाद कहाँ से शुरू हुआ? आपको अगर याद हो, पिछले मंथ मैंने आपको बताया था, ई बुक जो लोग पढ़ रहे होंगे, ई बुक में भी बहुत ही अच्छे से डिटेल में लिखा गया है कि हमारे रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह जी हैं, इन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 80 किलोमीटर के एक रोड का उद्घाटन किया था, जिस रोड को बनाया था BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। ये जो 80 किलोमीटर का रोड था दोस्तों, इस पर उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होकर के कैलाश मानसरोवर को ये जाती थी रोड। अब इसी को लेकर के नेपाल से विवाद शुरू हुआ है। नेपाल अब इस एरिया को अपने नक्शे में जोड़ रहा है, ठीक है। तो नेपाल जो है लिपुलेख, काला पानी और लिंपियाधुरा, इन तीनों क्षेत्रों को अपने मान रहा है। इसके लिए उसने एक नक्शा भी पारित किया है और वहाँ की संसद ने फाइनली, राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी, तो अब वो कानून बन गया है, ठीक है, उसके नक्शे के अंतर्गत आ गया है। अब देखना होगा इसके प्रति भारत का क्या एक्शन होता है। चलिए अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल देख लीजिए यहाँ पर मैप में हम लोग देख लेते हैं। मैप में मैं आपको अलग से इमेज लगा दूंगा, उसमें आप लोग देख लेंगे कि कौन से क्षेत्र के लिए हुआ है प्रॉब्लम। खड़ग प्रसाद ओली जी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, विद्या देवी भंडारी यहाँ की हैं प्रेसिडेंट। काठमांडू राजधानी है, नेपाली रुपया है यहाँ की मुद्रा। अब राष्ट्रीय पंचायत, ये है यहाँ की संसद का नाम, और अभी संसद यहाँ के चर्चे में आई है, तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो आपको चाहिए कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं सभी की संसद का नाम बिल्कुल याद कर लो। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, ठीक है, बांग्लादेश बहुत पूछा जाता है, नेपाल का संसद का नाम बहुत पूछा जाता है, चाइना की संसद का नाम बहुत पूछा जाता है। मैंने आपको भारत के पड़ोसी देशों पर एक वीडियो दी हुई है, बेहतर यही होगा कि आप लोग वो वीडियो देख लो, उसमें बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है हाल ही में किस लोकपाल का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया? तो अभी हाल ही में जस्टिस DK जैन जी का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। ये दोस्तों लोकपाल हैं, लोकपाल यानी ओम्बुड्समैन। सुप्रीम कोर्ट के ये पूर्व न्यायाधीश रहे हैं DK जैन। पिछले वर्ष इनकी नियुक्ति हुई थी। एक्चुअल में लोकपाल ही पिछले वर्ष गठित किया गया था। ये लोकपाल थे दोस्तों BCCI के, ठीक है। BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम है और जिसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली जी, और भारतीय टीम के अभी हाल ही में सिलेक्टेड चुने गए थे सुनील जोशी। आप सबको ये चीज़ें याद भी होंगी। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं लोकपाल के बारे में। लोकपाल यानी ओम्बुड्समैन। 19 मार्च 2019 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और पिनाकी चंद्र घोष जी इसके प्रथम और वर्तमान में अध्यक्ष हैं। लोकपाल की नियुक्ति दोस्तों करता है भारत का राष्ट्रपति। लोकपाल में कुल सदस्यों की संख्या हो सकती है 1 + 8, यानी 1 अध्यक्ष होगा और 8 उसके मेंबर होंगे। अब इन 8 मेंबर्स में 4 नॉन जुडिशियल मेंबर होंगे और 4 जुडिशियल मेंबर्स होंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, वर्तमान समय की अगर बात करें तो अभी जो ये दिख रहे हैं आपको अजय कुमार त्रिपाठी जी, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ था कोविड-19 से, ठीक है। आपको याद होगा पिछले मंथ ही मैंने आपको बताया था कोविड-19 से ये पहली हाई प्रोफाइल मौत थी इंडिया में, याद रखिएगा, अजय कुमार त्रिपाठी जी। तो इनका कोविड-19 की वजह से निधन हुआ। तो अब बच्चे जितने हैं उतने ही वर्तमान में हैं। क्लियर है बिल्कुल। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल अगर आपको जाननी है कि लोकपाल होता क्या है, कि उसका गठन किया गया, कब कब इसके लिए बिल लाया गया संसद में और कब कब रिजेक्ट हो गया, सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। आप लोग सर्च करना ओम्बुड्समैन मिश्रा जी टेक्निकल। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी मेज़बानी करेगा दोस्तों बहरीन। कौन? बहरीन में आयोजित होगा चौथा एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021। कब आयोजित होगा? ये दिसंबर महीने में आयोजित होगा 2021 में, यानी अगले साल दिसंबर मंथ में ही आयोजित होगा। तो एशियन पैरालंपिक कमेटी ने अभी हाल ही में इसकी घोषणा की है। इस एशियाई युवा पैरा गेम्स में दोस्तों 9 प्रकार के गेम इवेंट होंगे, ठीक है, 9 प्रकार के स्पोर्ट इवेंट होंगे और इन 9 प्रकार के स्पोर्ट्स इवेंट्स में 20 वर्ष से कम उम्र के जो भी पैराथलीट्स होंगे वो टोटल लगभग 800 की संख्या में है, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर है? चलिए अब आया है बहरीन, तो हम लोग बहरीन के बारे में जानते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग मैप में। ये है इंडिया। इंडिया से अगर आप इधर साइड में आएंगे अरब देशों में, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये रहा कतर, ये है छोटा सा बहरीन। थोड़ा सा और जूम करते हैं, बहुत ही छोटी कंट्री है दोस्तों, ये बहरीन दिख रही है आपको,
ये छोटी कंट्री है बहरीन। इधर कतर है, इधर यूएई है दोस्तों, बताया मैंने, ये इधर सऊदी अरब का पार्ट है। बहरीन ये छोटा सा है बहरीन। बहरीन की राजधानी है मनामा। यहाँ की पीएम है खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। यहाँ की करेंसी है दोस्तों बहरीनी दिनार। अच्छा, अभी हाल ही में बहरीन में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। कौन? पीयूष श्रीवास्तव जी। किसे? पीयूष श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है बहरीन में भारत का राजदूत। इसे याद रखिएगा, अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट है, भारतीय सैन्य दल द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय दिवस परेड में शामिल होने कहाँ जा रहा है? तो भारतीय सैन्य दल दोस्तों रसिया जा रहा है, मॉस्को रूस में जा रहा है द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय दिवस परेड में शामिल होने। अभी हाल ही में रूस के रक्षा मंत्री ने इनवाइट किया है इंडिया को। तो भारत अपनी तीनों सेनाओं से मिल करके टोटल 75 सदस्यों की एक सैन्य दल को परेड में हिस्सा लेने के लिए भेज रहा है। ठीक है, तो ये हिस्सा लेने कहाँ पर जाएगा? मॉस्को रूस में। ये परेड होगी कब? तो ये परेड होगी दोस्तों 24 जून 2020 को। ठीक है, इसी मंथ होगी। अब देखिए, रसिया में होने वाला है विजय दिवस का परेड। किसके लिए? द्वितीय विश्व युद्ध के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में आपको पता होगा कि 1939 से ये 1945 तक चला था, 1945 तक चला था। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने फैट मैन और लिटिल बॉय नाम के 2 परमाणु बम वहाँ पर गिराए थे। क्लियर है? चलिए, परमाणु बम आ ही गया है तो रूस के बारे में अभी एक डेटा रिलीज हुआ है सिप्री के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु बम है, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन रसिया के पास है। ठीक है, चलिए रसिया के बारे में और जानिए। मॉस्को यहाँ की राजधानी, मिखाइल वी मिशुस्तिनी यहाँ के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, करेंसी है रूबल और संसद का नाम है ड्यूमा। दुनिया में सर्वाधिक क्षेत्रफल है रूस का ही। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2020 टेक्नोलॉजी पायनियर्स की लिस्ट में कौन सी कंपनी शामिल हुई है? कौन सी भारतीय कंपनी शामिल हुई है? तो इसमें दोस्तों जस्ट मनी और स्टेल एप्स, ये 2 नाम की 2 भारतीय कंपनियां जो हैं इनको शामिल किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की टेक्नोलॉजी पायनियर्स की लिस्ट में। अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दोस्तों 100 ऐसी कंपनियों की लिस्ट निकाली है। ठीक है, 100 नई टेक फर्म्स के लिए एक पुरस्कार विजेताओं की लिस्ट निकाली है। अब इसमें भारत की एक कंपनी है जस्ट मनी और एक है स्टेल एप्स। केवल भारत की 2 कंपनियों को इसमें मौका मिला है, स्थान मिला है। जस्ट मनी क्या है? जस्ट मनी दोस्तों एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इंडियन लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। स्टेल एप्स क्या है? स्टेल एप्स जो है दोस्तों ये भारत के डेटा लीड इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर बेस्ड एक प्लेटफॉर्म है, स्टार्टअप से। ये भी बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। क्लाउस श्वाब जी ने इसकी स्थापना की थी। इसका हेडक्वार्टर है कोलोनी, स्विट्जरलैंड में। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है भारत सरकार ने रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने दोस्तों गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है। इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे, साथ ही साथ मजदूरों नागरिकों को सशक्त बनाया जाएगा। तो सबसे पहले जानिए इसका उद्घाटन कहाँ किया गया। तो दोस्तों गरीब कल्याण रोजगार योजना जो है ये बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर ब्लॉक के तेलिहार ग्राम से शुरू किया गया। फिर से बोल रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर ब्लॉक के तेलिहार ग्राम से इसकी शुरुआत की गई है। ये एक बहुत ही विशाल ग्रामीण सार्वजनिक योजना है जो वापस आए हुए जो प्रवासी मजदूर हैं या फिर जो नागरिक हैं या फिर जो वहाँ के स्थायी निवासी हैं या जो भी अदर स्टेट के स्थायी निवासी होंगे उन सभी को सशक्त बनाया जाएगा, एम्पावर किया जाएगा और रोजगार देने के लिए ये योजना शुरू किया गया है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना। क्लियर है? तो अभी दोस्तों फर्स्ट स्टेज में केवल 6 स्टेट में ये शुरू किया गया। 6 स्टेट कौन कौन से हैं? यूपी है, उत्तर प्रदेश, एमपी है, मध्य प्रदेश, बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है और उड़ीसा है। क्लियर है? तो केवल इन्हीं 6 स्टेट में ये योजना अभी शुरू की गई है। ये 125 दिन तक 125 डेज तक चलने वाला एक अभियान होगा। इसमें 50,000 करोड़ का फंड लिया गया है इसके लिए। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल, बहुत सारी डिटेल आप लोग जान लिए। आपको याद होगा दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले भारत सरकार ने ही आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, अनाउंस किया था। ठीक है, 20 लाख करोड़ का।
इसे भी याद रखना, जो कि भारत की जीडीपी का लगभग 10% होता है। अगला है, हाल ही में सऊदी अरब की PIF ने रिलायंस जियो में कितनी हिस्सेदारी खरीदी है? तो अभी हाल ही में सऊदी अरब की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने PIF ने दोस्तों रिलायंस जियो में 2.32% का स्टेक खरीदा है। कितने में? 11,367 करोड़ रुपए में। कितने में? 11,367 करोड़ रुपए में इन्वेस्टमेंट किया है रिलायंस जियो में। रिलायंस जियो में आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, पिछले 2 महीने में बहुत सी विदेशी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है। अब इसमें पिछले 58 दिनों में 11 विदेशी कंपनियों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है और ये इन्वेस्टमेंट टोटल रिलायंस जियो में हो गया है 1 लाख करोड़ के पार। ठीक है, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है पिछले 58 दिनों में ही, यानी लगभग 2 महीनों में। अभी आपको याद होगा सबसे बड़ा स्टेक किसने खरीदा था? फेसबुक ने। फेसबुक ने 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी थी। और अभी कल की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? एक लिस्ट बताई थी FDI की। FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये भी एक प्रकार का FDI ही हुआ ना। जब कोई विदेशी कंपनी भारत की किसी कंपनी में डायरेक्ट पैसा लगाती है, डायरेक्ट शेयर खरीदती है, तो वही हुआ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो FDI की लिस्ट में भारत को कौन स्थान मिला था? 9वां स्थान मिला था। ठीक है, भारत टॉप 10 में आ गया था। लेकिन वो लिस्ट थी 2019 की, यानी वो 2019 के डाटा पर आधारित एक रैंकिंग जारी की गई थी। अब अगर 2020 की जारी की जाएगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि भारत की रैंकिंग और ज़्यादा सुधरेगी। क्लियर है दोस्तों? अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। मैं अपनी तरफ से समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ, आपको हर एक प्रकार से समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से करंट अफेयर समझ में आ जाए। करंट अफेयर रटने वाली चीज़ है ही नहीं, इसको आप समझोगे तभी ज़्यादा समय तक याद रख पाओगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करो, क्योंकि अगर आप लोग लाइक और शेयर करते रहोगे तो हमें भी लगेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसका आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप लोग उसे शेयर भी कर रहे हो। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, जब आपको मैं समझाऊंगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबी जाएगी, तो आप लोग हमें एटलीस्ट 20 से 21 मिनट का तो समय दिया ही कीजिए। 20 से 21 मिनट का अगर टाइम रहेगा वीडियो का तो मैं अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 20 मिनट तक की वीडियो रहे, 21 मिनट तक की वीडियो रहे, तो आप लोग इसके लिए कमेंट मत किया कीजिए कि वीडियो लंबी जा रही है। ठीक है, बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब देख लीजिए मैप में, रियाद यहाँ की राजधानी है, रियाल है करेंसी, मजलिस अल शूरा यहाँ की संसद का नाम है और मोहम्मद बिन सलमान है यहाँ के क्राउन प्रिंस। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है AIIB ने भारत में कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए कितने ऋण को मंजूरी दी है? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने दोस्तों अभी हाल ही में भारत में $750 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। ठीक है, $750 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है कोविड-19 रिस्पॉन्स के लिए। अभी आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले AIIB ने ही दोस्तों $500 मिलियन का इमरजेंसी ऋण दिया था, इमरजेंसी लोन दिया था भारत को, वो भी दिया है और अब $750 मिलियन का एक्स्ट्रा कोविड-19 रिस्पॉन्स के लिए लोन दिया है AIIB ने। अब AIIB के बारे में जानते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में और इसके अध्यक्ष हैं जिन लिकुम। कौन है? जिन लिकुम। अगला है HDFC ERGO ने ट्रोपोगो के साथ मिलकर कौन सा इंश्योरेंस लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में HDFC ERGO इंश्योरेंस लिमिटेड ने दोस्तों ट्रोपोगो के साथ मिलकर के पे एज यू फ्लाई नामक एक इंश्योरेंस लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? पे एज यू फ्लाई। ये किसके लिए है? तो ये दोस्तों भारत के जो ड्रोन मालिक हैं या ड्रोन ऑपरेटर हैं उनके लिए ये है पहला इंश्योरेंस, भारत का पहला इंश्योरेंस पॉलिसी ड्रोन मालिकों के लिए ये है, इसलिए ये क्वेश्चन हो जाता है इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो कॉमर्शियली ड्रोन मालिक हैं या फिर ड्रोन ऑपरेटर होते हैं उनके लिए है। ठीक है, ये HDFC का ही एक पार्ट है। HDFC बैंक दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, 1994 में HDFC बैंक की मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके करंट टाइम पर आदित्य पुरी जी हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। क्लियर है बिल्कुल? तो बस दोस्तों ये तो थी हमारी आज के दिन की करंट अफेयर, टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। हम लोग 4 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके इसे सब्सक्राइब जरूर करवाओ। चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन 17 देखिए। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट है, देश का वीरता पुरस्कार कौन कौन से होते हैं इसके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए।
अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में सबसे ज़्यादा मेडल किस राज्य को मिले हैं? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर कीजिएगा। अब आप वीडियो देख ली हो तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल MJT ऐप में। MJT ऐप में दोस्तों आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट वगैरह भी बहुत ही तेजी के साथ आने वाले हैं। आपको पैकेज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको 2 दिन में एक मॉक टेस्ट ही सॉल्व करना है, ज्यादा मॉक टेस्ट भी नहीं सॉल्व करने हैं, और दूसरे दिन केवल एक मॉक टेस्ट। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग सॉल्व किया करो। चलिए बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम है शुभम यादव, ज्योति पचौरी, मनु पांडे, मोहम्मद ताहिर, साबिर आलम, गुड्डू कुमार, दिव्या पांडे, स्वर्णेश्वर कुमार, श्यामशेर कुमार, नेहा जायसवाल, कुणाल सिंह, वंदना अग्रवाल, राज तिवारी, विजेंद्र पाल और हर्ष सोनी। इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है। आप लोग डिटेल में आंसर किया करो।